आप सभी को नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड टेट 2024 को लेकर सामाजिक अध्ययन एसएसटी का पेपर। और कौन सा पेपर जो कि आपका पिछले टेट के एग्जाम में, झारखंड टेट के एग्जाम में आया हुआ था 2016। तो 2016 के एसएसटी वाले पेपर यानी सोशल साइंस वाले सेक्शन को हम लोग देखेंगे। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि जेटेट में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। और जी हाँ, जेटेट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं ना। जेटेट में जिस प्रकार अभी हम बताने वाले हैं ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अब तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जो कि आपका बेस्ट है पेपर 2 आपका 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा विलंब न करते सीधे हम लोग सेट पे आते हैं और मेरे साथ आप बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएगा और आपको अपना लेवल को यहाँ पर जज करना है कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है। एसएसटी में आपको पता है कि कौन कौन से पेपर रहते हैं। हिस्ट्री रहता है आपका, जियोग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है और इंडियन पॉलिटी रहता है, भारतीय संविधान। तो पहला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है, जो कि जो प्रश्न पत्र आपको मिला होगा जिसने 2016 में एग्जाम दिया था, 61 नंबर पे आपको ये प्रश्न आया था। 61 नंबर पे कौन सा प्रश्न था ये? मानव द्वारा की जाने वाले कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहां प्राप्त किया है? इतिहासकारों ने मनुष्य द्वारा जब कृषि का आरंभ किया गया तो प्राचीनतम संकेत निम्नलिखित में से किस घाटी में मिला है? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। वैसे तो आपका मेहरगढ़ है, लेकिन यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है कौन सी घाटी में सबसे पहले मिली है। तो गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी या फिर गारो घाटी। तो राइट आंसर क्या है? ज्यादा विलंब न लेंगे, सीधे आंसर पे जाएंगे। गारो पर्वत वहां पे मिली है। ये कहां है आपका? गारो, खासी, जयंतिया, 3 पहाड़ियां है ना, 3 पहाड़ियां जहां पे भारी वर्षा होती है। आपको कमेंट में बताना है ये कहां है। मैंने 3 पर्वतों का नाम बताया, गारो, खासी और जयंतिया, जो कि हैवी रेन होता है, सबसे ज्यादा बारिश वहीं पे होती है। तो आपको ये कमेंट में बताना किस स्टेट में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट 62 पे हम लोग चलते हैं। 62 प्रश्न पूरा आ गया। हाँ, अब दिख रहा है पूरा कंप्लीट प्रश्न है ना। चलिए, ये भी आपका नवपाषाण युग से संबंधित है। नवपाषाण युग में कृषकों और गोपालकों, कृषक को गोपालक भी बोलते हैं क्योंकि गाय का पालन करते हैं, तो कृषक और गोपालकों का जीवन शिकारी, कृषक का जीवन जो है शिकारी और संग्राहकों के जीवन से भिन्न था, है ना, जीवन से भिन्न था। तो किस प्रकार भिन्न था यह पूछा जा रहा है आपसे। कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे, जबकि शिकारी संग्राहक नियमित रूप से स्थान बदलते थे। जी हाँ, जो कृषि करते हैं ना वो एक ही स्थान पर रहते हैं, तभी तो वो खेतों की देखभाल कर पाएंगे और कृषि कर पाएंगे। तो ये सही है, ये आपका सही है। कृषक एवं गोपालक अपने जरूरत से अधिक फसल उपजाते हैं थे। शिकारी संग्राहक अपनी जरूरत का ही संग्रह करते हैं। जो शिकारी और संग्राहक होते हैं, जो घुमंतु होते हैं, वो ज्यादा अपने साथ नहीं रखते हैं, जितना उसको जरूरत है उतना ही रखते थे। लेकिन जो किसान होते हैं ना, अपना सेविंग करते हैं ना, जमा करते हैं भविष्य के लिए, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा फसल उगाते हैं। ये भी सही है, ये भी आपका सही है। कृषक अतिरिक्त खाद्य भंडारण करते थे या बाजार में बेचते थे, जबकि शिकारी संग्राहक वैसा ना करते थे। बिल्कुल ये भी सही है। कृषक क्या करते हैं? खाद्य का भंडारण करते हैं, जितना उसको खाना है वो खाते हैं और बाद बाकी जो बचता है वो जाके बाजार में बेचते हैं। ये भी सही है। तो डी नंबर ही होगा कि इसमें से सभी सही है, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है? सभी सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 62 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 63। और जल्दी जल्दी हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय आपके ज्यादा प्रश्न कंप्लीट हो जाए। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं? भारत में कौन कौन से राज्य में हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं आपका? जिसमें आपका राज्य का नाम है उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज्यादा स्थल पाए गए आपका गुजरात में। बड़े बड़े स्थल, लोथल जो सबसे बड़ा बंदरगाह शहर था आपका हड़प्पा का, कहां मिला था आपका?
गुजरात में ही मिला था। धोलावीरा गुजरात में ही मिला था। तो सबसे ज्यादा हड़प्पाई साइट जो है, हड़प्पाई स्थल कहां मिला है? गुजरात राज्य में। अगला है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहां के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक, है ना, और जो राजा का पुत्र होता था उसको किसी प्रांत का गवर्नर बनाया जाता था, ताकि वो राजा के काम को थोड़ा बहुत सीख सके, प्रशिक्षण ले सके। तो अशोक जो थे ना, बिंदुसार के काल में कहां के थे? उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या कलिंग? तो उज्जैन के थे। उज्जैन के गवर्नर हुआ करते थे अशोक, शासक बनने से पहले। चलिए नेक्स्ट 65, दिल्ली में सीरी का किला शहर का प्रतिष्ठाता कौन था? यानी दिल्ली में सीरी का किला, सबसे पहला प्रश्न वही बन जाएगा। सीरी का किला कहां है? सीरी फोर्ट, तो वो दिल्ली में है। किसने प्रतिष्ठापित किया या किसने बनवाया? इसका मतलब किसने बनवाया? तो सीरी का किला को किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? इसे बनाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 66, अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा सैन्य विभाग के प्रधान मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था और जो सैनिकों का प्रधान, सैन्य विभाग का प्रधान होता था, उसको क्या बोलते थे? सिपह सलार, फौजदार, मीर बख्शी या मीर ए समन? तो ये होते थे मीर बख्शी। सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? मीर बख्शी। और गुप्तचर विभाग का भी प्रधान होता था मीर बख्शी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का परिवर्तन किया? यानी भारत में जो डाक टिकट अभी चलता है ना, डाक टिकट पहले नहीं था, फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया? किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने सबसे पहली बार भारत में डाक टिकट, जो आप डाकघरों में टिकट खरीदते हैं ना, उस टिकट का पहली बार यहां पर प्रचलन किसने किया? तो वो किया था आपका किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या डलहौसी हो गया, डलहौजी होगा ना, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड कैनिंग? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया था। चलिए अगला प्रश्न, कहीं आपको डाउट्स हो जरूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या तो टेलीग्राम चैनल जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां भी आप सवाल कर सकते हैं, जेटेट से जुड़े हुए सवालों को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, बेगार का अर्थ क्या है? बेगार का अर्थ क्या है? हम लोग नहीं, तो क्या बेगारी करते हो? हम लोग सवाल कभी गप करें, अरे यार तुम बेगारी करते हो, है ना, क्या काम धंधा नहीं, एकदम बेगार है, क्या बोलते हैं? काम धंधा नहीं, बेगार है। तो क्या पता चल रहा है आपको? वेतन के लिए काम करना, जबरदस्ती मजदूर, काम की खोज, या एक जनजाति का नाम है। तो जबरदस्ती मजदूर। पहले जमाने में क्या होता था, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे या बड़े अधिकारी हुआ करते थे, वो लोगों को पकड़ के अपना काम करा लेते थे, अब फिर उसे शाम को भेज देते थे। हमसे पैसा लोगे क्या? नहीं देते थे पैसा, तो उसी को कहते थे बेगार। बेगार कराता था, अंग्रेज इसका खूब कराते थे। जब रेलवे का निर्माण हो रहा था तो भारतीय मजदूरों से खूब बेगार कराया, मतलब काम करा के पैसा नहीं देना, जबरदस्ती मजदूरी कराते थे। अगला है, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था? किसने कहा था? 1857 का जो विद्रोह है यह प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई है या देश के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? किसने कहा था ये? आपका आरसी मजूमदार, वीडी सावरकर, अरविंद घोष या मदन लाल ढींगरा? ये कहा था आपका वीडी सावरकर ने, है ना। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। चलिए नेक्स्ट, आपका अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये चूज करना आपको। चलिए सभी ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला, जो सही नहीं है उसको करना, जो सही है वो नहीं पूछा जा रहा था। इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चे क्या करते हैं, सीधे सही वाले को चूज करके आंसर डाल देते। नहीं, सही नहीं है ये पूछा था, ध्यान रखिएगा। उन्होंने मूर्ति पूजा और अर्थहीन धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया, ये सही है ना, सही है। पूछा कौन सही नहीं है? हिंदुत्व को पवित्र बनाने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज को स्थापना की, ब्रह्म समाज की, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो जी हाँ, ये भी सही है। ब्रह्म समाज उसने बनाया था कब? 1828 ईस्वी में। कब बना था? 1828 में।
उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। जी हाँ, यह भी सही है, अद्वैतवाद का प्रचार किया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म से बेहतर है। जी नहीं, उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और सभी धर्मों की अच्छी बातों को संग्रह किया और अपना सिद्धांत डाला। उन्होंने किसी भी धर्म को नीचा और किसी की धर्म को बेहतर बनाने का कभी भी प्रयास नहीं किया था, यानी ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 71 आ गया। भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा था? कौन सा एक्ट था? 1793 का चार्टर अधिनियम, 1833 का भारत सरकार अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम? तो राइट आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बार भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपये पर ईयर, 1 लाख पर ईयर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। फंड दिया गया 1 लाख पर ईयर, 1 लाख पर ईयर का प्रावधान किया गया था। कब? 1813 के चार्टर अधिनियम से 1 लाख प्रत्येक साल। ठीक है, यह प्रावधान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मध्य भारत के निम्न में से कौन सा समुदाय, मध्य भारत के निम्न में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा प्रगालक था? यानी यह जो जनजातियां हैं, एक जनजाति लोहा गलाने का काम करती है। वो क्या करती है? लोहा गलाने का, प्रगालक यानी लोहा गलाने का काम करती है। वो जनजाति कौन है यह पूछा जा रहा है आपका। बाइगा, भील, गोंड या फिर अगरिया? तो अगरिया जनजाति को लोहा जनजाति भी कहा जाता है क्योंकि लोहा गलाने के लिए का काम करती है और उससे हथियारों का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया 73। फूट डालो और राज करो की राजनीति को अपनाने वाला था। जैसा आपको पता ही है कि अंग्रेजों ने भारत पर रूल्स करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, है ना। फूट डालो और राज करो, डिवाइड करना था यहाँ के लोगों को। फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या फिर बी और सी दोनों? तो जी हाँ, लॉर्ड मिंटो था क्योंकि इसके काल में 1909 में एक अधिनियम आया था ना, जिसके माध्यम से मुसलमानों को अलग से चुनाव क्षेत्र दिया गया, पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। और दूसरा आपका लॉर्ड कर्जन था। इन्होंने क्या किया? 1905 में बंगाल का विभाजन किया। 1905 में बंगाल का इन्होंने विभाजन किया और एक प्रकार से कह सकते हैं बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटकर फूट डालने का काम किया हिंदू और मुसलमानों में कर्जन ने। और इसने इस अधिनियम के माध्यम से भी हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने का काम किया। यानी बी, लॉर्ड मिंटो भी सही है, लॉर्ड कर्जन भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, बी तथा सी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74। निम्न में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? किसने लगातार 6 सालों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया? लगातार 6 साल। तो 6 साल काम करने वाले कौन थे आपके? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू या अबुल कलाम आजाद? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। और कब से कब तक रहे थे ये? 1940 में बने थे, 1940 में, और ये 45 तक रहे। क्यों रहे? कि भारत छोड़ो आंदोलन चला, सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया कांग्रेस के, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए कांग्रेस का कोई बीच में अधिवेशन नहीं हुआ। ये लगातार 6 सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और सबसे ज्यादा समय तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न भी आपको दिख रहा है 75। कौन गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था? गांधी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो गांधी जी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में आपका सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। और कहां से? जापान से। अपने रेडियो के संबोधन में जब उन्होंने
कर सकते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन किया और इंडिया पे अटैक करने का, अंग्रेजों पे अटैक कर भारत को आजाद करने का उन्होंने जो प्लान बनाया, उसी समय रेडियो पे उन्होंने गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए गांधी जी को सबसे पहले कहा मैं राष्ट्रपिता को नमन करता हूं। तो पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया 76। किस भारतीय नेता ने भारत संघ में संघीय इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया? ठीक है, प्रश्न आप समझ पा रहे हैं? क्लियर करता हूं। किस भारतीय नेता ने भारत संघ में संघीय इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया? आपको पता होना चाहिए जब इंडिया को आजादी मिली, भारत को आजादी मिली तो टुकड़ों में मिली थी। जो माउंटबेटन ने योजना बनाई थी उसके अनुसार प्रावधान था कि भारत से दो टुकड़े होंगे, पहला एक पाकिस्तान बनेगा और दूसरा हमारा इंडिया बनेगा, हिंदुस्तान बनेगा। और यहां पर उस समय 562 छोटे छोटे देशी रियासत थे। कौन थे? छोटे छोटे देशी रियासत है, छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे, जहां पे शासक हुआ करते थे, वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी और ये अंग्रेजों के अधीन भी नहीं थी, ये स्वतंत्र थी, अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, लेकिन ये उसके अधीन नहीं था ना, उसके अधीन नहीं था। तो इनको कहा गया या तो आप भारत में मिल जाए, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर स्वतंत्र आप रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन हमारे एक नेता हैं जिनको कि रियासतों का प्रमुख बनाया गया है, रियासत विभाग का प्रमुख बनाया गया और उनको भार दिया गया कि ये वाला प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे सॉल्व किया। जहां उसे थप्पड़ लगाना था थप्पड़ भी लगाया, जहां उसे प्यार से समझाना था उसने प्यार से भी समझाया, है ना। यानी जो जैसा भूत था, जो लात का था उसे लात से समझाया और जो बात का था उसे बात से समझाया। और वो हमारे नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इन 562 देशी रियासतों को भारतीय संघ में यानी भारतीय संघीय इकाई में सम्मिलित किया। ठीक है, इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है ना। लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें 562 1 2 10 नहीं 562 देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए मजबूर किया। किसी को प्यार से, प्रलोभन से, तो किसी पर सैन्य आक्रमण करके। जैसे आप मानिएगा उसी तरह करेंगे, आपको मिलना है बस। इनका तरीका यही था। लेकिन 3 रियासत नहीं मिले थे, आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, है ना। 3 तो बाद बाकी आपका जो थे तीनों को छोड़कर बड़े ही आसानी से मिल गए। उन तीनों के खिलाफ बहुत ही पापड़ बेलना पड़ा, जिस पर हम लोग डिटेल्स में कभी बाद में बात करेंगे। तो चलिए 77 नंबर पे आते हैं। किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? इसका ऑप्शन सारा गलत था, इसीलिए मैंने उसी को डाल दिया है। वहां भी गलत था, जब जेटेट का एग्जाम हुआ था इसको लेकर विवाद भी हुआ था। तो आपको ये क्वेश्चन को हम लोग डिलीट मारते हैं और आपको बता दें असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था। ये आपका 1920 में शुरू हुआ था। 1920 आपका ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन उस समय भी ऐसे ही था, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ? 1922 में, यानी 2 सालों तक ये चला था। गांधी जी के नेतृत्व में चला था असहयोग आंदोलन। तो चलिए इसको डिस्कशन नहीं करना, बस यहां से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपका एक भी सही नहीं है। राइट आंसर होना चाहिए 20 और 20 1920। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोग एक प्रक्रिया होती है जिसको कि संसद के द्वारा विशेष बहुमत से किसी पदासीन, बड़े पद पर आसीन व्यक्तियों को हटाया जाता है ना। एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है और संसद उस प्रक्रिया को लाती है जिसका नाम आता है महाभियोग। तो महाभियोग बड़े बड़े पदों के लिए होता है जिसको कि आप वैसे नहीं हटा सकते, बिना महाभियोग का हटा नहीं सकते। उसमें पूछा है किसको बिना महाभियोग के भी हटाया जा सकता है, किसको बिना महाभियोग के किसको हटा सकते हैं, है ना। महाभियोग से तो हटा सकते हैं हम लोग, किसको वो नहीं पूछा है। महाभियोग के बिना, बिना महाभियोग लगा ले आसानी से हटा सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना पड़ेगा तभी आप हटा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को, जी हाँ, इसको भी महाभियोग के माध्यम से हटा सकते हैं, इतना आसान नहीं हटाना। राज्यपाल को, जी हाँ, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, बिना महाभियोग के सीधे बर्खास्त कर सकते। राष्ट्रपति जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं ना, जो भारत के राष्ट्रपति है, वो जब चाहे इनको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो राष्ट्रपति
राज्यपाल को हटा सकते हैं, इसको डिसमिस कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी महाभियोग से ही हटाया जाता है, तो बिना महाभियोग के सिर्फ राज्यपाल को ही हटाया जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? कार्यपालिका का, राष्ट्र का, न्यायपालिका का, या इसमें से सभी? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो आपका राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है। पूरे राष्ट्र का प्रमुख होगा आपका, क्योंकि न्यायपालिका के प्रमुख नहीं होते हैं। आपका कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये अगर रहता तो ऑप्शन हम लोग कर सकते थे, है ना। विधायिका का प्रमुख रहता तो ऑप्शन सही था, लेकिन यहाँ बीच में न्यायपालिका को भी डाल दिया है, यानी राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रमुख नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो है, इसके चलते आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें सभी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन? बी नंबर, राष्ट्र का। तो ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन दो ऑप्शन चूज करने का आपको यहाँ पर दिया गया नहीं है। आप ए और बी नहीं चूज कर सकते हैं, इसमें से सभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं हो सकता है। इसीलिए आंसर क्या होगा? सबसे बेस्ट ये होगा, राष्ट्र का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन का प्रस्तावक है ना, क्या है? इसको जरा इधर कर देते क्वेश्चन को, दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है कंप्लीट ना। स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? यानी स्वतंत्र भारत में जो आपका सर्वोदय और भूदान आंदोलन, सर्वोदय और भूदान आंदोलन आपका का प्रस्तावक कौन था? किसने लाया था? ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन देखिए, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आपके थे आचार्य विनोबा भावे, और सर्वोदय के थे जयप्रकाश नारायण, है ना। सर्वोदय के थे कौन? जयप्रकाश नारायण। लेकिन ऐसा ही पूछा गया प्रश्न, सोचिए, है ना। दोनों आपका सर्वोदय के लिए आपके हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, और भूदान के लिए आपका हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। तो हमारा जो आंसर था उस समय जेटेट में, जो उसने सही माना था, उसने आचार्य विनोबा भावे को सही माना था भूदान आंदोलन के लिए, क्योंकि ये कब चला था? आपका भूदान आजादी के बाद 1951 में चला गया था। और ये क्या था? उस समय जमींदारों के पास बहुत सारी भूमि थी और बहुत सारे लोग किसान भूमिहीन थे। इनका कहना था कि इनकी भूमि को, इनकी जो भूमि है उनको हम लोग क्या करेंगे, स्वेच्छा से, जिसके पास ज्यादा जमीन है उनको ये रिक्वेस्ट किया गया, आप अपने भूमि का दान कीजिए। किनको? जिनके पास जमीन नहीं है। और लोगों ने स्वेच्छा से दान किया, और सबसे पहले इन्होंने जो दान का शुरुआत किया तमिलनाडु के पोचमपल्ली से किया था, और क्योंकि ये साउथ इंडियन थे, साउथ से इन्होंने स्टार्ट किया था इसका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जब आपका ये आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के, अगर सर्वोदय का पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण, लेकिन आंसर हम लोग यहाँ पे आप दोनों क्या देखे, सर्वोदय के लिए जयप्रकाश नारायण थे और भूदान के लिए आचार्य विनोबा भावे। तो राइट आंसर हमारा ए और बी दोनों है, लेकिन जेटर ने जो आंसर माना था आचार्य विनोबा भावे को, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने 20 एसएसटी के पेपर को सॉल्व किया, एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और ये 2016 वाला था। कब का था? 2016 में, जो आपका जेटेट 6 to 8 के लिए पेपर 2 में पूछा गया था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ऐसे ही लगातार क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे जारी है और आगे भी जारी रहेगी। और आप भी चाहते हैं कि नहीं हम भी प्रिपरेशन करें और जेटेट में सफलता के झंडे गाड़ें, और अपकमिंग जो आपका 2460 आचार्य की भर्ती है उसमें आपका भी रिजल्ट आए, है ना। उसमें अगर आप चाहते हैं आपका भी रिजल्ट आए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और एग्जाम फाइटर नंबर को के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और आप एवरीडे इवनिंग में क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। क्लासेस ही नहीं, प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। इसके अलावे और एक चीज बताते चले कि टेलीग्राम चैनल भी है, जहां आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। वहां से आपको क्या मिल जाएगा, नोट्स। तो आप अगर नोट्स भी चाहते हैं, तो आप जेटेट का नोट्स अगर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर आपको जेटेट का नोट्स मिल जाएगा, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, आपको दोनों ही पेपर का यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का। आप भी अगर चाहते हैं प्रिपरेशन करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और बिना पैसे का, विदाउट एनी कॉस्ट, आप बिल्कुल फ्री में जेटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपसे कोई यहाँ पर फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।